बच्चा लोग, आज हम लोग थोड़ा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी की बात करेंगे। ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन भी पढ़ा है, और ट्रांजिस्टर के लिए लोड लाइन क्या होता है, डीसी लोड लाइन, वो भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि जो ट्रांजिस्टर हम ऐसे बनाते हैं एनपीएन या पीएनपी किसी एक कॉन्फ़िगरेशन में, या कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है। तो उसके लिए अगर हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, या कैसे बनाएंगे, या कैसे उसको लिखेंगे। तो इक्वेशन जब हमने हाइब्रिड पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पर एक इक्वेशन हमने आपको बताई थी कि V इनपुट विल बी इक्वल टू एच आई। अब हम कॉमन इमीटर में करेंगे तो ये एच आई ई होगा, हम इन जनरल लिख रहे हैं आई आई प्लस एच आर वी ओ, ये पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन आई ओ इक्वल्स एच एफ आई आई प्लस एच ओ वी ओ, ये दूसरी इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी, है ना, कि जब हाइब्रिड मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, हाइब्रिड मॉडल के बारे में जब हमने जाना था, तो वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करके ये इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी आई क्या है, वी इनपुट वोल्टेज है। अब जिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, अगर कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो वी आई का मान वी बी ई हो जाएगा, है ना, आई ओ का मान आई सी हो जाएगा, एच आई का मान एच आई ई हो जाएगा, आई आई का मान आई बी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बेस करंट क्या होगी, इनपुट करंट होगी। तो इसी तरीके से जिस कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। अगर हमें इन जनरल लिखना हुआ तो ये जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन है, वो सभी के लिए सत्य है ना, ट्रांजिस्टर के लिए सत्य है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर में अब इस इक्वेशन की सहायता से हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा, ठीक है। अब अगर हम पहली इक्वेशन को देखें तो पहली इक्वेशन क्या बताती है, इनपुट वोल्टेज के बारे में बताती है। और इनपुट वोल्टेज ये क्या है, ये दो टर्म है, तो वोल्टेज सम हो रहा है, वोल्टेज जुड़े जा रहे हैं, यानी कि आई आई करंट और एच आई का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इम्पीडेंस का यूनिट होगा, तभी तो करंट मल्टीप्लाइड बाय इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज। और एच आर वी ओ क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एच आर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और वी ओ एक वोल्टेज, यानी कि एच आर वी ओ विल बी अ वोल्टेज सोर्स, जिसमें ये वोल्टेज एच आई और आई आई का मल्टीप्लिकेशन से जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एक रेजिस्टेंस है जिसका मान एच आई है, उससे होकर के एक आई आई करंट फ्लो हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो एच आई इंटू आई आई का हो गया। और अब चूंकि वोल्टेज जोड़े जा रहे हैं तो वोल्टेज अपने को पता है कि जब सीरीज में होगा तभी जुड़ेगा। ये जो वोल्टेज है वो एच आर वी ओ का वोल्टेज सोर्स होगा, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू वी आई। ये पहली इक्वेशन है, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो दूसरी इक्वेशन है करंट की। तो ये क्या है, करंट कब आपस में ऐड होती हैं, यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन से करंट आ रही होगी, किसी नोड पे मिल रही होगी, तो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से उसको करंट को हम ऐड कर लेंगे, है ना। तो दो अलग अलग डायरेक्शन से करंट आनी चाहिए। कौन कौन सी करंट आ रही है, एक तो ये करंट सोर्स है, क्योंकि एच एफ इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आई आई इज़ अ करंट, तो एच एफ आई आई इज़ अ करंट सोर्स, और उसमें ऐड क्या हो रहा है, एच ओ आउटपुट एडमिटेंस, और
VO का मल्टीप्लिकेशन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये एक कॉमन है, अब वो कोई सा भी टर्मिनल कॉमन हो सकता है। एक करंट सोर्स जिसका कि मान कितना है, एच एफ आई के बराबर है, और ये एडमिटेंस है एच ओ का मल्टीप्लाइड बाई वी ओ। तो टोटल करंट क्या है, ये आई ओ। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये टोटल करंट आई ओ की जो आ रही है वो यहाँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, कि दिस आई ओ इज अ सम ऑफ टू करंट्स, एक जो इसमें जा रही है और एक ये जो करंट सोर्स से जा रही है। और यहाँ पर क्या है भाई, ये आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं। तो इसके अक्रॉस जो अगर हमारा होगा एडमिटेंस, अगर एच ओ है तो इसका इम्पिडेंस क्या होगा, 1/HO होगा, ठीक। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ बीजेटी। ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा 6 नंबर का या 3 नंबर का, कि बीजेटी का या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाइए, तो ये आपको बनाना होगा। अब अगर आप कोई एक कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं, सपोज आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर बस आपको मान बदल देने हैं। आपको क्या लिख देना है, HIE लिख देना है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट बेस करंट होती है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अब NPN या PNP के हिसाब से VEB या VBE लिख सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स VCEHRE लिखेंगे। करंट सोर्स HFEIB लिखेंगे। 1/HOE मल्टीप्लाइड बाई VCE लिखेंगे। यहाँ पे IC लिखेंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो VCE लिख सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, एंड दिस इज एमीटर, एंड दिस इज एमीटर। तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हो गया। तो आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट बना सकते हैं सर्किट। बस अपने को याद क्या रहना चाहिए, ये दो इक्वेशन याद होने चाहिए। पहला इनपुट वोल्टेज का, और दूसरा आउटपुट करंट का। वोल्टेजेस कब जुड़ेंगे, जब वो सीरीज में होगा। करंट कब जोड़ेंगे, जब वो दो दिशाओं से आ रही होगी या दो दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। तो यहाँ देखिए, ये एच आई और आई HRVO के साथ सीरीज में है ना, सीरीज में है, तो ये ऐड हो गया। और यहाँ पर IO जो है दो अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी हाइब्रिड पैरामीटर का रिप्रेजेंटेशन में। हाइब्रिड पैरामीटर के रिप्रेजेंटेशन में ये हमारा सर्किट है, ठीक है ना। अब इसी के आधार पे हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन या करंट गेन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में अभी अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, तो उसमें लिखा क्या, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, IB हो जाना चाहिए और HIE हो जाना चाहिए। ये वोल्टेज सोर्स HREVCE, एंड दिस इज सपोज VBE हम लेकर के चल रहे हैं। करंट सोर्स HFEIB 1/HOVCE IC और VCE। तो गेन जो है, गेन इज डिफाइंड एज, अगर हम करंट गेन की बात करें, गेन सिंपल भाषा में गेन कैसे डिफाइन करते हैं, गेन इज नथिंग बट आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी। अगर हम करंट गेन की बात करेंगे तो उसको हम गेन को A से दिखाते हैं। करंट गेन यानी कि I, E यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो अपने को निकालना क्या है, IC डिवाइडेड बाई IB। तो आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट अगर हम निकाल लेंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमको मिल जाएगा
करंट गेन। इसी तरीके से अगर हमको वोल्टेज गेन निकालना होगा तो उसको क्या कहेंगे, ए वी ई, और V आउटपुट बटा V इनपुट कर लेंगे। V आउटपुट यहाँ पर क्या है, VCE है, और V इनपुट क्या है, VBE है। ये निकाल लेंगे तो हमें वोल्टेज गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने को गेन निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ एक छोटे बहुत अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ेंगे। पहला अप्रोक्सीमेशन ये कि द वैल्यू ऑफ HR इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, रिवर्स वोल्टेज गेन इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो क्या इसको, इस सोर्स को वी कैन नेग्लेक्ट, तो दिस सोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज HRE इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इधर का जो सर्किट है वो कुछ बदल जाएगा। दिस VBE या VB भी लिख के काम चला सकते हैं हम। दिस इज नथिंग बट, ये जो रेजिस्टेंस है वो IB और HIE, सिंपल, यानी कि इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इज इक्वल टू HIE मल्टीप्लाइड बाई IB। कॉमन एमीटर में हम चल रहे हैं। ओके, और दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये है कि दिस 1/H, या जो आउटपुट एडमिटेंस है दैट इज वेरी 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 हाई। ओके, तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, है ना। अगर वो बहुत रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उधर से करंट पास नहीं होगी, तो इसका मतलब जो भी करंट सोर्स से करंट जनरेट होगी वही आउटपुट करंट होगी। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज this one only, HFEIB will be equal to IC, and this is nothing but VCE। okay, so ये जो मॉडिफिकेशन है दिस इज द आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। पहला अप्रोक्सीमेशन क्या है कि HRE इज वेरी वेरी स्मॉल, रिवर्स वोल्टेज गेन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो वो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। HO इज वेरी वेरी हाई, है ना, जो आउटपुट एडमिटेंस है 10⁻⁻5 मोह का है, तो उसका जो 1/HO लेंगे दैट विल बी वेरी वेरी हाई, तो उसको हम ओपन सर्किट कंसीडर कर लेंगे कि वो उस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं होगी, तो वो सर्किट हमारी मॉडिफाई हो गई। अब जो हमारे इक्वेशंस बने वो क्या बन गया भाई, इक्वेशन हमारा जो इनपुट वोल्टेज का है VI, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम VBE कह लें अगर, so that will be equal to IB multiplied by HIE। okay, and output current, this will be equal to HFEIB, है ना। और जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज विल बी नथिंग बट VCE। ठीक, तो अब अपने को निकालना क्या है, अपने को अगर निकालना है करंट गेन, करंट गेन यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि AIE विल बी इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई IB, दिस इज नथिंग बट HFE। तो जो करंट गेन है वो निकल गया HFE के बराबर। ठीक, अच्छा, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हमें एक लोड रेजिस्टेंस लगाना होगा। ओके, लोड रेजिस्टेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ BJT, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस हमने अलग से लगाया हुआ है। ओके, लोड रेजिस्टेंस हमेशा अलग से रहेगा, वो बाहर से रहेगा, वो ट्रांजिस्टर का पार्ट नहीं है। ये जो सर्किट बनी है इक्विवेलेंट सर्किट, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर की है, क्योंकि इस इक्वेशन में RL का कोई जिक्र नहीं है, RL नहीं है, लोड रेजिस्टेंस नहीं है, लोड रेजिस्टेंस पे ही हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे होंगे। ओके, तो RL अगर हमने लगाया हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज विल बी नथिंग बट, सिंपल सी बात है कि IC मल्टीप्लाइड बाई RL अगर हम कर देंगे तो दैट विल बी माई आउटपुट वोल्टेज, कि इसमें कितनी करंट जा रही है और वो कितना रेजिस्टेंस है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड, इसके पैरेलल हम मेजर कर रहे हैं VCE बराबर, ये VCE है। अच्छा, दूसरी चीज़
कि एक अपने को ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर करंट का कंसिडरेशन हम राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं और वोल्टेज हम मेज़र कर रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल से एमिटर टर्मिनल के बीच में, इट मीन्स यहाँ पर हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, हम अपोजिट लेकर के चल रहे हैं डायरेक्शन को. सो माई वी सी ई विल बी इक्वल टू माइनस वी सॉरी वी सी ई विल बी इक्वल टू माइनस आई सी आर एल. ओके, तो अब अगर ये तो हो गया करंट गेन, अब अगर हम वोल्टेज गेन निकालना चाहें तो वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू ए वी ई इज इक्वल टू वी सी ई ओवर वी बी ई. तो वी सी ई का मान अभी अभी हमने बताया कि दैट इज नथिंग बट आई सी आर एल है, और वी बी ई का मान कितना है भाई, वी बी ई का मान है आई बी एच आई ई, एच आई ई इंटू आई बी. ये आई सी अपॉन आई बी इज नथिंग बट एच एफ ई, ये है एच आई ई, एंड दिस इज नथिंग बट आर एल. ये जो क्वांटिटी है एच एफ ई अपॉन एच आई ई, इसको एक नया नाम दिया गया, दिस इज जी एम, है ना. दिस इज द जी एम एंड रिफर्ड एज ट्रांस कंडक्टेंस. ट्रांस कंडक्टेंस, ओके, दिस इज द ट्रांस कंडक्टेंस. इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एच एफ ई अपॉन एच आई ई कैन बी रिटन एज आई सी अपॉन आई बी. ट्रांस कंडक्टेंस क्यों कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ. एंड वी बी ई ओवर आई बी, एच आई, इरेजर जरा कहाँ है भाई, ओहो, वी बी, वेयर इज द इरेजर, वी बी ई. तो आई बी से आई बी कैंसिल हो गया और आई सी डिवाइडेड बाई वी बी ई. तो अब इसको ट्रांस कंडक्टेंस क्यों कह रहे हैं, दैट बिकॉज कि ये आई सी क्या है, आउटपुट का पैरामीटर है, वी बी ई क्या है, इनपुट का पैरामीटर है. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी ऐसा कुछ पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक इनपुट का एक आउटपुट का, जब दोनों इनपुट के थे तो इनपुट इम्पीडेंस आया था, दोनों आउटपुट के थे तो आउटपुट एडमिटेंस आया था, है ना. एक इनपुट एक आउटपुट का था तो ट्रांसफ़र करंट कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांसफ़र करंट गेन आया था, ट्रांसफ़र वोल्टेज गेन आया था. लेकिन यहाँ पर एक वोल्टेज है एक करंट है, डायमेंशन क्या है कंडक्टेंस की, एक पैरामीटर इनपुट का एक पैरामीटर आउटपुट का, तो इसको नाम दिया जी एम. एंड ये क्या है, आई सी ओवर वी बी ई इज़ नथिंग बट ट्रांस कंडक्टेंस, या इसको एच एफ ई अपॉन एच आई ई भी कह सकते हैं. तो एक बार परीक्षा में आपको एच एफ ई और एच आई का वैल्यू दिया गया था और सीधे सीधे वोल्टेज गेन पूछ लिया गया था, ये 3 नंबर का सवाल था, है ना. तो बहुत लोग ये भूल गए कि जी एम आर एल होता है. तो सो योर वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू माइनस जी एम आर एल. ओके, मिड रेंज गेन भी कहते हैं इसको, है ना. और बहुत डिटेल में इसको करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत लंबा लगाते चले गए, ठीक. जब डिटेल एनालिसिस में कभी पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे बात करेंगे कि 1+HFERL डिवाइडेड बाई कुछ HI और उसमें ढेर सारे आते हैं, बट वो हमें नहीं करना है, सीधे सीधे हम -GMRL से लगा सकते हैं. ओके, तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है या पिछले के वर्षों में आपको पूछा गया है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, ठीक है. तो इस जो एम्पलीफायर वाला चैप्टर था बीजेटी एम्पलीफायर, उसमें इतना ही है, इससे अधिक नहीं है. दूसरा पर्पज़ मेरा ये था कि थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लें, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में, क्योंकि उससे सवाल आपको आएंगे, है ना. आपको लिखने को भी आ सकता है और सवाल भी आ सकता है, तो थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए.
साइन और कॉस के सम के बारे में बात करने की, साइन थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे अगर आपको प्रश्न आए तो वो हम थोड़ा सा मालूम होना चाहिए अपने को। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या है, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन क्या है। तो अगर हम मान लीजिए कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो तो पता है अपने को कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हो रहा है। जो भी कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा टीवी, रेडियो, मोबाइल, व्हाटएवर इज़ हम बात अ, कर रहे हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन है और जो हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए, अब किसी भी वेव के ट्रांसमिशन के लिए अगर हमें एक सोर्स होगा, एक रिसीवर होगा, एक जहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं और दूसरे एंड पे जहाँ हम रिसीव कर रहे हैं। हम मोबाइल सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, पर्टिकुलर एक एफएम सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से ट्रांसमिट किया जा रहा होगा, जहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया गया होगा, किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया होगा और वहाँ से उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो अब किसी भी वेव को, हमारी आवाज़ अगर हम यहाँ से चिल्लाएं तो बहुत अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकती है, एक घर या दो घर, इससे अधिक दूर तो नहीं जा सकती। तो अगर हमें अपनी आवाज़ को दुनिया के दूसरे कोने में पहुँचाना है तो हमें अपनी आवाज़ को किसी एक ऐसी हाई फ्रिक्वेंसी के वेव पर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ, है ना। तो उस पर हमें सुपर इम्पोज करना पड़ेगा सो दैट हम उसको दूर तक पहुंचा सकें। ठीक है, और ये सारा का सारा मामला वेवलेंथ का है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो हम क्या कहते हैं, इसको इसको हम कहते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, है ना। ये ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ऑडियो वीडियो। तो एक इसमें हो गया कैरियर वेव, एक कैरियर वेव हो गया जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक है या वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है ना, उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। आप सुनते होंगे कभी आप रेडियो देखें, पुराने रेडियो, तो उसमें ए एम और एफ एम दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, है ना। एक को कहते हैं मीटर वेव, हम मीटर वेव, या ये आकाशवाणी इलाहाबाद है, हम आप मीटर वेव पे सुन रहे हैं इतने 232 किलो हर्ट्ज पर, तो वो बताता है सब कुछ। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी और वो कितनी दूर तक सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो बीच बीच में अगर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि बीच में हमने यहाँ से बोला बिना किसी कैरियर सिग्नल के और वो दो घर के पास गया, वहाँ पे हमने एक एम्पलीफायर लगाया, वहाँ से उसने एम्पलीफायर किया, फिर उसने उसको आगे की तरफ भेजा। तो वो बार बार जो क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार उसको एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा। तो बार बार अगर हम एम्पलीफिकेशन करेंगे तो उसमें नॉइज़ के बढ़ने की भी संभावना होगी। भाई यहाँ से हमने आवाज़ लगाई, यहाँ से हमने आवाज़ लगाई, दो घर के बाद गया, वहाँ पर हमारा जो साउंड है वो रिसीव हुआ तो साथ में नॉइज़ भी रिसीव हुई होगी। बाहर की चिड़िया की आवाज़ आ रही है, कोई हैंडपम्प चला रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, वो भी आवाज़ रिसीव हुई। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो सारे नॉइजेस भी रिसीव होंगी। अब हम एम्पलीफाई करेंगे तो वो सब भी एम्पलीफाई होंगे, है ना। तो अगर ये रिपीटेडली हम एम्पलीफिकेशन करते रहें अपने किसी भी साउंड वेव को या ऑडियो या वीडियो वेव को पहुंचाने के लिए किसी दूसरी जगह, तो उसमें नॉइजेस बढ़ते जाएंगे। कभी आप पुराने रेडियो देखें और उसमें सुने शॉर्ट वेव, उसमें एक बोलता है शॉर्ट वेव, ये आकाशवाणी सऊदी है, दिस इज़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। तो वो शॉर्ट वेव बोलता है, उसमें आवाज़ धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर घट जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर घट जाएगी। तो वहाँ पर आप फील कर सकते हैं कि उसका जो वेवलेंथ है या वो किस तरीके से प्रोपोगेट हो रहा है, वो आपको आपको बिल्कुल फील हो जाएगा। ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ कि अब हमें ऐसा कुछ बना देना है कि
वो हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसी, हाई कैरियर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के साथ अगर हम उसको सुपर इम्पोज कर दें अपनी आवाज़ को, तो मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जा सकती है एक ही बार में। ओके, ये सब आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे या वेवलेंथ कम करने पे हमारी आवाज़ दूर तक क्यों पहुंच जाती है। दिस यू कैन। अब वहाँ रिसीव होने के बाद हम क्या करें कि उस सिग्नल से हम कैरियर फ्रिक्वेंसी को हटा दें। हमने आपको बता दिया कि हम जो है हमारी जो भी आवाज़ है उस पर हम 500 किलो हर्ट्ज़ का कैरियर फ्रिक्वेंसी ऐड कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 500 किलो हर्ट्ज़ का एक फ़िल्टर लगा देंगे कि 500 किलो हर्ट्ज़ वाली जो भी फ्रिक्वेंसीज है वो अलग हट जाएं और हमारी आवाज़ केवल आपको मिल जाए। क्योंकि अगर आप ऐसे सुनेंगे मिक्स्ड वे में तो आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, कुछ सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन या डिटेक्शन उसको बोलते हैं, कि उसमें से अगर हम कैरियर फ्रिक्वेंसी को हटा दें तो दिस विल बी रिफर्ड एज डी मॉड्यूलेशन। ओके, तो अगर एक वोल्टेज हम लें और हाई फ्रिक्वेंसी या कैरियर सिग्नल को हम देखें, तो सिंपल सा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो अपने को पता है ये क्या हो गया भाई। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका मतलब कि वो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के फॉर्म में वो लिखा जा सकता है। तो अगर हम एक कैरियर वेव को ऐसे लिखें, ई सी इक्वल्स, इसका ये एम्पलीट्यूड है और ये कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन पैरामीटर्स दिख रहे हैं जो बड़े बड़े। दिस इज़ द एम्पलीट्यूड, दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज़ द फेज। तो ये तीन पैरामीटर्स अगर हम गड़बड़ कर दें, गड़बड़ कर दें इन द सेंस कि मिक्स कर दें इनको, या तो अब हम क्या क्या बदल सकते हैं, या तो हम अब एम्पलीट्यूड में छेड़छाड़ कर सकते हैं, बदल जोड़ घटा सकते हैं, या फ्रिक्वेंसी में कर सकते हैं, या फेज में कर सकते हैं। तो अगर हम एम्पलीट्यूड में करेंगे तो दैट विल बी रिफर्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हम फ्रिक्वेंसी में करेंगे तो दैट विल बी रिफर्ड एज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम। अगर हम फेज में करेंगे तो दैट विल बी रिफर्ड एज फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो दिस इज द कैरियर सिग्नल। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है हमारा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हम बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ये है अपने पास। ओके, तो अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी का, अब ये कोई ना कोई प्रोपोर्शन में या कुछ चलेगा ऐसे, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द मॉड्यूलेटेड वेव, है ना। ये कैरियर वेव हो गया, ये मॉड्यूलेटिंग वेव हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का बात होगा, कनेक्शन होगा, जोड़ घटाना करेंगे हम तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर फेज का करेंगे इसके साथ तो वो फेज मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाएगा। तो तीन तरीके के मॉड्यूलेशन पॉसिबल हैं, ए एम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ओके, तो अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटिंग वेव का, कैरियर वेव का नहीं, मॉड्यूलेटिंग वेव का, इसका कुछ पार्ट हम उसके साथ, किसके साथ, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के साथ मिक्स करते हैं। सो द एम्पलीट्यूड amplitude of the modulated wave is nothing but EC plus some part of modulating wave। ओके, ये मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा एंड दैट विल बी रिफर्ड एज, ये अब मॉड्यूलेटेड वेव है जो अब लिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ई सी प्लस के टाइम्स ई एम कॉस ओमेगा, ये तो कैरियर वेव का ही है, प्लस
ये सारा काम तो कैरियर वेव का ही है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमने क्या किया कि अपना जो मॉड्यूलेटिंग वेव था, जिसको हमें मॉड्यूलेट करना था, जो मॉड्यूलेटिंग वेव था, उसका एम्पलीट्यूड का कुछ पार्ट हमने कैरियर के साथ मिक्स कर दिया। तो जो रिजल्टेंट आया, ये जो रिजल्टेंट आया, दिस इज द मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड वेव, है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, सॉरी, एम्पलीट्यूड इसका क्या हुआ, मॉड्यूलेट हो गया, उसमें हमने कुछ पार्ट मॉड्यूलेटिंग का कैरियर के साथ मिक्स कर दिया। ओके, तो अलग अलग के लिए हम अलग अलग इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ओमेगा में छेड़छाड़ कर दें, तो दिस इज रिफर्ड एज ओमेगा सी प्लस के टाइम्स ओमेगा एम। इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ, ओके, चेंज क्या हुआ, ओमेगा सी प्लस के टाइम्स ओमेगा एम टी प्लस थीटा सी। ये क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया ये। अब ये मॉड्यूलेटेड वेव है, तो अगर हम एम्पलीट्यूड में कैरियर प्लस सम पार्ट ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव मिला देंगे, तो दैट विल बी मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। फ्रीक्वेंसी में हम कैरियर वेव के साथ मॉड्यूलेटिंग का कुछ मिला देंगे पार्ट, दिस के इज द फैक्टर, जिस फैक्टर से हम ऐड कर रहे हैं, ओके, तो वो मिल गया, ठीक है ना। तो अब इन जनरल जो प्रश्न पूछा जाता है हम लोगों से, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही पूछा जाता है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही पूछा जाता है। तो उसको करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने सम पार्ट ऑफ द, एक मिनट 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 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, वी हैव एडेड द एम्पलीट्यूड, यहाँ पे स्मॉल होगा बच्चे, एम्पलीट्यूड में हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड में अपने मॉड्यूलेटिंग को मिक्स किया है, ई एम, नॉट ओनली द एम्पलीट्यूड, द होल वेव एक्चुअली, के ई एम। मैं कहूँ कि वो तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी फिर, है ना। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे भी दिस मस्ट बी ई एम, है ना, तो फेज में हम कर लेंगे। अब सबके लिए के अलग अलग कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड के लिए के ए कर लो, फ्रीक्वेंसी के लिए के एफ कर लो, या के जैसा भी आपको उचित लगे उसको आप कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अगर हम देखें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम देखें अगर, तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि व्हाट वी हैव डन कि कैरियर वेव में सम पार्ट ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, और हमारा जो मॉड्यूलेटेड वेव बना वो क्या बना कि ई सी प्लस के टाइम्स ई एम कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी। अब ई एम की जगह हम उसको रख दें, ई एम का क्या था, ई एम की जगह था हमारे पास ई एम कॉस थीटा एम टी, ओहो, ओमेगा एम था, थीटा कहाँ से आ गया, ओमेगा एम टी, ये रख दें हम, ठीक है, तो रख दीजिए। देखिए बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, प्लस के ई एम कॉस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, ठीक है ना, ये इतना हो गया। अब क्या करें भाई,
काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लें, ठीक है, नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर लें और उसको हम कह दें कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है ना। तो उसको हम कह रहे हैं, यहाँ से हम ई सी कॉमन ले रहे हैं, ई सी कॉमन ले रहे हैं, सो दिस इज ई सी कॉमन लिया हमने, तो ये बन गया 1 प्लस के टाइम्स ई एम अपॉन ई सी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा एम टी पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, वेयर दिस k times em upon ec is referred as small m या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है m स्मॉल m, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, दिस मॉड्यूलेटेड वेव इज नथिंग बट ec 1 प्लस m cos ओमेगा एम टी cos ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, ये हो जाएगा, है ना। तो अब ये m कितना कम या ज्यादा होगा उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पे हमारी वेव बनेगी या कम होगी। कैसे भाई, अगर m, अब इसको परसेंटेज में अगर लिखना होगा तो 100 m कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन परसेंट। तो अगर हम 0% मॉड्यूलेशन कहें कि इफ m इज इक्वल टू 0, अगर 0% मॉड्यूलेशन है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा कोसाइन वेव बन जाएगा, ठीक है। अब अगर m इज इक्वल टू 0.5 है या 50% है या 50% है, ठीक, तो अब ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा कि ये बढ़ेगा, कम होगा, 50% ही रिड्यूस होगा, ये इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 50% ही रिड्यूस होगा और फिर ये बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड। अगर हम 100% कर दें, m इज इक्वल टू 1 कर दें यहाँ पर, ठीक है, m इज इक्वल टू 1 कर दें या 100% कर दें, तब जो बनेगा, दिस इज फॉर m इज इक्वल टू 0.5, m इज इक्वल टू 100 के लिए कर दें तो वेव हमारी पूरी की पूरी बनेगी, कम होते होते बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी। ये बेसिकली आपको सुपर इम्पोज करना है इन दोनों को, तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये एक इन्वलप दिखेगा आपको, जो बाहर वाला इन्वलप है वो ऐसा दिखेगा कि वो भी एक वेव के फॉर्म में चल रहा है। अगर हम इस बाहर वाले इन्वलप को देखें तो बाहर वाला इन्वलप ही ये बता देगा आपको कि ये कितना मॉड्यूलेटेड है। अगर वो पूरा इसमें चिपक जा रहा है, एक जगह आकर के 0 हो जा रहा है तो 100% मॉड्यूलेशन है, अगर अपने मैक्सिमम का आधा ही आ रहा है तो वो 50% मॉड्यूलेटेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आप ये देख सकते हैं या दिखा सकते हैं कि कितना मैक्सिमम या मिनिमम मॉड्यूलेशन हो रहा है। अब ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकता है, अब ये इक्वेशन अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है, ई मैक्स कितना हो सकता है, एम्पलीट्यूड ये हो सकता है ई सी 1 प्लस एम, दिस कुड बी मैक्सिमम, क्योंकि अगर ये 1 मान लो और ये भी 1 मान लो, है ना, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है, ई सी 1 माइनस एम, कोसाइन है,
है ना। तो इसको 1 माना, ये 1 है, और ये वाला पार्ट -1 है। तो 1, इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ये ऐसे तय होगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड से भी हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो अपने पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए अगर अब प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा कि आपको एक दिया हुआ है मॉड्यूलेटेड वेव, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 9 वोल्ट है और मिनिमम एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट है। ठीक है। मॉड्यूलेटेड वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 9 वोल्ट है और मिनिमम एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट है, यानी कि ई मैक्स और ई मिन की वैल्यू दी हुई है, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता करिए। ठीक है। तो दो इक्वेशन है, एम हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से अगर हम एम निकालें, ये देखिए क्या दिया हुआ है, ई मैक्स बराबर 1 प्लस एम और ई मिन बराबर 1 माइनस एम, साथ में इसी का मल्टीप्लिकेशन है, करियर वेव का इसी का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ से अगर हम एम निकालना चाहें तो थोड़ा अगर हल करिए आप, तो व्हाट यू विल गेट, ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाई ई मैक्स प्लस ई मिन, ये निकल के आएगा। तो अगर हमें अब देखिए उसमें प्रश्न में क्या दिया था, 9 वोल्ट 3 वोल्ट दिया हुआ था। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर यहाँ से निकालना होगा तो 9 माइनस 3 बटा 9 प्लस 3 कर देंगे तो 6 बटा 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 50% मॉड्यूलेशन इंडेक्स है या 0.5 है। ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न और इसमें बन सकता है कि इससे हम EC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम हमको दिया हो तो EC की वैल्यू हो जाएगी ई मैक्स प्लस ई मिन बटा 2। जोड़ने घटाने वाला हिसाब है, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए, एक बार आपको EC की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार आपको EM की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज सिंपल। दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ दीजिए, आप जोड़ देंगे तो ECM कट जाएगा, M निकल जाएगा, ठीक है ना। घटा देंगे तो निकल जाएगा, घटा देंगे तो ये माइनस एम, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, इसी निकल जाएगा, जोड़ देंगे तो एम निकल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने घटाने पे ये हमें चीज़ मिल जाएगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कैरियर वेव भी हम निकाल सकते हैं अगर हमको ई मैक्सिमम और ई मिनिमम मत पता हो मॉड्यूलेटेड वेव का, जो मॉड्यूलेट हो चुकी है। अगर हमको मॉड्यूलेटेड वेव का ई मैक्सिमम और ई मिनिमम पता हो तो हम उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं। हम वो किस फ्रीक्वेंसी पे सुपर इम्पोज की गई है कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसका भी वैल्यू, उसके एम्पलीट्यूड का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो क्या था भाई हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन था ई बराबर EC जरा ओपन कर दें, EC प्लस KEM कॉस ओमेगा CT प्लस थीटा C। फिर से एक बार चलते हैं जरा, एक फ्रीक्वेंसी में इसको बैंड जो आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको जरा हम अब ओपन करें, नए पेज पे चलते हैं। तो दिस E विल बी EC cos ओमेगा CT प्लस थीटा C प्लस K टाइम्स EM K टाइम्स EM cos थीटा C T, ओहो ओमेगा C होना चाहिए, क्या ही लिखते रहते हैं, ओमेगा CT प्लस थीटा C। ठीक है ना। अब EM की जगह
अपन रख दें के ई एम की जगह मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। और ई एम की जगह हमारे पास क्या है, इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दिस वी कैन राइट ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी प्लस एम, ये ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, या तो कहाँ पे किया है, यहाँ पर। ये इसी को लेकर के ओपन कर लो, ये क्या है ई सी प्लस, ये क्या है ई सी प्लस एम कॉस ओमेगा एम टी, इसी को मल्टीप्लाई कर लो। तो दोनों एक ही बातें हैं, कहीं से भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस विल बी ई एम कॉस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा सी, कॉस थीटा इतना घुस गया है दिमाग में कि क्या ही बताएं, ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, ये होगा, बराबर है, कोई भी इशू नहीं है। अब थोड़ा सा इसी में जोड़ घटाना गुणा भाग कर लें अगर हम लोग, कि कॉस कॉस है ना, दो से गुणा दो से भाग कर लें, तो ये थोड़ा सा अपने को बन जाएगा टू कॉस ए या टू कॉस सी कॉस डी ऐसे वाला, ठीक है। तो दिस विल बी ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, कैरियर वेव है, कैरियर वेव बिल्कुल डिस्टिंक्ट है और रहेगी, प्लस m times this will become EC, एक मिनट, यहाँ पर EM है, EC कॉमन लिया है, तो दिस विल बिकम EC, दिस विल बिकम EC। कहाँ से हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक मिनट इसको मिटा ही देते हैं। हमने जो इक्वेशन लिखी थी, हमने इक्वेशन लिखी थी ये, E बराबर ई सी इन ब्रैकेट 1 प्लस एम ई एम कॉस थीटा सी ओमेगा सी टी ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, है ना, ये लिखी थी, इसको हमने एक्सपेंड किया है। 1 प्लस ई एम कहाँ से बच गया, ये कुछ भी हो रहा है, ये तो पूरा एम हो चुका है ना, एम कॉस ओमेगा एम टी है, मैं कुछ भी लिख के दे रहा हूँ, सॉरी बच्चा लोग, एक्सट्रीमली सॉरी। ई सी 1 प्लस एम कॉस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, ये इक्वेशन हमारी पहले बन चुकी थी, उसी को हमने एक्सपेंड कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसी, ये मल्टीप्लाइड हो गया, ये आ गया, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई हुआ एम ई सी कॉस ओमेगा एम टी, ये आ गया, ठीक। अब इसमें हम दो से गुणा दो से भाग करके उसको हम बना सकते हैं, कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा एम ई सी बाई टू कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी
प्लस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी प्लस थीटा सी, ये बनेगा। तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि एक तो कैरियर वेव है, साथ में यानी कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे जो भी रही हो, मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेशन होने के बाद उसमें एक कैरियर वेव तो रहेगी ही रहेगी, साथ में दो ऐसी वेव होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी उस कैरियर वेव के ओमेगा सी के दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। यानी कि अगर हम बात करें तो कैरियर वेव, उसके बाद ये अगर ओमेगा सी है तो ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगा और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होगा। ये बैंड्स दिखाई देंगे, तो इसको साइड बैंड बोलते हैं, साइड बैंड। तो अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सुनेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी के आगे पीछे भी आपको सुनाई देगी रेडियो पे बातें, है ना। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसी को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, है ना। साइड बैंड के बारे में पूछा जाएगा तो साइड बैंड तो आसान है बिल्कुल। आपको एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है। इक्वेशन क्या ध्यान में रखनी है कि जो कुछ भी मॉड्यूलेटेड वेव होगा दैट इज नथिंग बट ई सी प्लस के टाइम्स ई एम, है ना। और साथ में जो हमारा कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी है वो रहेगा ही रहेगा। अब क्या करना है, अब ये काम करना है कि इसको एक्सपेंड करना है थोड़ा। इसको एक्सपेंड करेंगे ई सी प्लस के टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा ई एम कॉस ओमेगा एम टी, ये आएगा, है ना। और ये हमारा ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी ये रहेगा कैरियर वेव का। इसमें से क्या किया हमने, ई सी को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के ई एम बाई ई सी कॉस ओमेगा एम टी बचा, ये नीचे फिर बचेगा ही बचेगा। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम। तो ई सी 1 प्लस एम कॉस ओमेगा एम टी और साथ में कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा सी, ये इतना अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से हम इस साइड बैंड को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है वो साइड बैंड के बारे में पूछा जाता है, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऐसा दे देगा आपको, ई मैक्सिमम और ई मिनिमम दे देगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ लेगा परसेंट में, ईसी पूछ लेगा, मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, ईसी की वैल्यू कितनी है वो पूछ लेगा। तो इस तरीके से इतना ही सवाल आपसे पूछा जाएगा इसमें हमारे मॉड्यूलेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ है भी नहीं। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर और मॉड्यूलेशन, इससे 8-10 नंबर का सवाल मिल जाता है ना। कोशिश करेंगे अगर हम तो मिल जाएगा। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे। अच्छा, सीआरओ वाला जो पार्ट है वो प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट नोट में ज़रूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, वो रहेगा। तो एक और छोटा सा वीडियो मैं आजकल में बना करके डाल दूंगा ऑसिलेटर्स के बारे में, फीडबैक ऑसिलेटर, और एम्पलीफायर में भी जितना बता दिया है मैंने, वोल्टेज गेन और करंट गेन वही आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट है वो आएगा। और फीडबैक ऑसिलेटर में आज नहीं तो कल तक मैं ऑसिलेटर के बारे में भी छोटा सा जो भी उसमें एक हार्टले या कॉलपिट्स है वो सर्किट तो आपको ही याद करनी है, मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है, कैसे काम करता है, टैंक सर्किट क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो वो भी होगा आधे घंटे का, उसको बना करके डाल देंगे तो वो मिल जाएगा।
अच्छा, जो भी क्वेरीज हों, जो भी आपने सवाल लगाए हों, ना लगे हों, वो आप पूछ सकते हैं। आप लोग पूछते नहीं हो तो फिर वो होता नहीं है। ठीक है।